तो कल हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चंस को खुद ब खुद पढ़िएगा, खुद ब खुद सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 या 3 मिनट के लिए खुद ब खुद क्वेश्चन को सोचिएगा कि यार इसको कैसे निकाला जा सकता है, या फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लीजिए बस अपने आप खुद ब खुद पहले। उसके बाद फिर आप वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा इससे। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद उस क्वेश्चन की 1 या 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखो फिर क्या क्या लिखा क्वेश्चन में कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, मतलब भाई 2 समरूप त्रिभुज हैं। मान लो कि एक ये त्रिभुज है ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप का मतलब क्या हो गया कि इनकी शेप बराबर है, साइज कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है कि साइज बराबर हो सकता है कि साइज बराबर ना हो, लेकिन शेप तो बराबर है। ठीक है, अच्छा, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर दिए हैं, यानी जो एरिया इसका है सेम एरिया इसका है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है इतना, ए जी इतना इतना, बस समझ में आई, इसका एरिया इतना है। अच्छा, जो इसका एरिया है सेम एरिया इस ट्रायंगल का भी है। मतलब अगर देखा जाए, अगर मैं अंदाजा से बनाऊं, इसका एरिया मैंने इतना बनाया ना, तो इसका एरिया भी इतना होना चाहिए। अगर अंदाजा से हिसाब से चलें तो इतना होना चाहिए, है ना। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर दिया है, तो इसका मतलब मैंने ये ट्रायंगल जो बनाई है, दूसरी ट्रायंगल, ये थोड़ी सी बड़ी बना दी। तो इसके बाद काम करते हैं, छोटा सा बना देते हैं थोड़ा सा, इसकी शेप का। लो जी, इसकी शेप का बना दिया, इसी शेप का। इसकी जैसी शेप है, इसकी जैसी शेप है, बिल्कुल सेम सेम का, पी क्यू आर। समझे, 2 समरूप त्रिभुजों के, 2 त्रिभुज आपको समरूप दिए हैं। समरूप का मतलब होता है कि उनकी शेप बराबर है, साइज का कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, और ये कह दिया कि उनका क्षेत्रफल भी बराबर है। अगर उनकी शेप बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यार दोनों की दोनों त्रिभुज जो हैं वो बिल्कुल सेम साइज की होंगी। क्षेत्रफल भी बराबर है, शेप भी बराबर है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों की दोनों त्रिभुज आपकी क्या हुई, बिल्कुल सेम साइज की हुई, यानी वो सर्वांगसम हुई। यही मतलब हुआ, है ना। अब इसी बात को मुझे सिद्ध करना है। पता तो चल गया आपको कि दोनों सर्वांगसम होंगी, लेकिन इस बात को आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि यार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इसको प्रूफ करके दिखाओ। आपको लॉजिक तो समझ में आ गया ना कि 2 त्रिभुज हैं, समरूप हैं। खुद ब खुद सोचो, 2 त्रिभुज हैं, समरूप हैं, ठीक है, और उनका क्षेत्रफल भी बराबर है। 2 आकृतियां दे दी, मैंने कहा कि इनका क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उनका क्षेत्रफल बराबर है, यानी एरिया सेम घेर रही है, तो दोनों की दोनों का साइज भी बराबर होंगी, दिखती भी बिल्कुल सेम होंगी, यानी दोनों सर्वांगसम होंगी। अब इस बात को आप प्रूफ कैसे करोगे वो समझो। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या है, सर्वांगसम है। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझते हैं। तो कैसे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, मुझे क्या दिया है, मुझे 2 त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, और ये दोनों त्रिभुज समरूप भी दिए हैं और इनका एरिया बराबर भी दिया है। तो लिख देते हैं 2 त्रिभुज आपको समरूप भी दी हैं और इन दोनों त्रिभुजों का एरिया भी बराबर दिया है। ये बात होगी। इसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। हमें पता तो चल गया कि सर्वांगसम ही पाएंगे, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे वो देखना मैं। यानी मुझे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब सिद्ध करने का तरीका समझिएगा। पूरा क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, तो पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। अब देखो, सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया पी क्यू आर के, तो इसका इस्तेमाल करूंगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमको दिया है। ठीक है,
अब जब दो त्रिभुज समरूप दी जाती हैं तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया जब दो त्रिभुज समरूप होंगी तो उनके एरिया का रेशो बराबर होता है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर, उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्या हुआ, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो बराबर होगा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड। कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी हैं, ए बी पी क्या हो, बी सी क्या हुआ, और पहला लास्ट ए सी, पहला लास्ट पी आर, ए सी पी आर। इनके रेशो के, रेशो तो मैंने लिख दिया, रेशो का मतलब बटे में लिखना, बटे में तो लिख दिया कि स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अब इस बात का आप रीज़न लिख दीजिएगा, कल मैंने नहीं लिखवाया था जानबूझ करके क्योंकि क्वेश्चन को मैं सिंपल बनाना चाहता था। अभी आप समझ तो चुके ही हैं, तो अब इनका रीज़न लिखते हैं। रीज़न क्या होगा इसका, आप कहिएगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, बस इतना लिखिएगा। लिखना चाहें तो पूरी लाइन लिख सकते हैं, भाई समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चाहे तो पूरी लाइन लिख दीजिए, चाहे तो आप इतना लिख दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमने क्या किया अब तक, हमें जो दिया था उसको लिखा, फिर हमने देखा कि यार अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके एरिया का रेशो बराबर होगा उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर, उस बात को लिख दिया। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि यार इन दोनों का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्या हुआ, ये दोनों आपको बराबर दिए हैं, ठीक है। मान के चलो कि इसका एरिया 25 है, मान लो इस ट्रायंगल का एरिया 25 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, इस हिसाब से दोनों बराबर हैं। तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर भी यही होगा, दोनों का एरिया आपको बराबर दिया है, दोनों का एरिया बराबर दिया है, इसका मतलब जब मैं दोनों को काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। बराबर क्या मिल गया, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस बात का आप रीज़न लिखिएगा, आपने जब काटा ना इसको तो इस बात का रीज़न लिखिएगा। रीज़न क्या होगा कि भैया इन दोनों का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर दिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के, तभी हमने ऐसा किया, ठीक है। तो इतनी बात को पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, जबकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते थे, रूट करते थे, क्या करते थे, दोनों तरफ रूट कर लेते थे। अब यहाँ पे 4 तरफ हो गया, इसके ये भी दोनों तरफ, ये भी दोनों तरफ, ये भी दोनों तरफ, है ना। तो कोई बात नहीं, आप सबके ऊपर रूट लगा दो, सबके ऊपर क्या लगा दो, रूट। इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, है ना, इसके ऊपर भी हमने रूट लगा दिया, इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, सबके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, रूट, ठीक है। अब एक का रूट तो 1 होता है, यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपको मिलेगा ए बी बटा पी क्यू, यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर और यहाँ पर ए सी बटा पी आर, ऐसा मिलेगा। चाहे तो आप ये जो स्टेप मैंने लिखा है इसको छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, सेकंड स्टेप से डायरेक्टली 4th स्टेप भी लिख सकते हैं, इसको लिखने के बजाय, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब एक जो है वो ए बी बटा पी क्यू के भी बराबर है, एक बी सी बटा क्यू आर के भी बराबर है, एक ए सी बटा पी आर के बराबर है। तो एक काम करते हैं ना, इनको साथ साथ लिखते हैं। अगर मैं एक और ए बी बटा पी क्यू को बराबर लिखूंगा, इन दोनों को बराबर लिखूंगा, इनको भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों को बराबर लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू भाग में है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में, पी क्यू एक कम, पी क्यू बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक तो भैया इसके भी बराबर है, ये जो एक है ये तो बी सी बटा क्यू आर के बराबर है। अगर आप एक को इसके बराबर रखोगे बी सी बटा क्यू आर के, तो इस हिसाब से तो क्यू आर भी वहाँ जाके गुणा में होना चाहिए, होगा, क्यू आर की 1 से गुणा हो जाएगी, बराबर क्या बचेगा आपका, बी सी बचेगा। बस समझ में आ गई, एक इसके भी बराबर है, तो एक बार तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया, एक बार हमने इसको और इसको बराबर रख दिया,
समझ में आ गई। और एक बार हम क्या कर लेंगे, एक को तीसरे के बराबर रख देंगे, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ से हमें पी आर बराबर ए सी मिल जाएगा। पी आर भाग में है ना, उस तरफ जाके गुणा में, तो पी आर बराबर ए सी मिल गया। अब इसका रीज़न नहीं लिखना होता कि सर हमने ऐसा ऐसा किया, इन दोनों को लिया, इनको दोनों को। रीज़न लिखोगी कैसे कि हमने इसको लिया, फिर इसको लिया, इसको लिया, फिर हमने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इतना बड़ा थोड़ी रीज़न लिखोगे। तो रीज़न नहीं लिखते ना, तो इसलिए आप निशान लगाते हैं इट इम्प्लाइज़ का। मैंने आपको बताया भी था, इट इम्प्लाइज़ का निशान कब लगता है, जब आप रीज़न ना लिख पाएँ, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो ये हमने लिखा है, ये हमने पिछली स्टेटमेंट से उठा करके लिखा है। पिछली स्टेटमेंट में जो था उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है, तो इसलिए हम इट इम्प्लाइज़ का निशान लगा देते हैं। ठीक, नहीं लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या किया, जो दिया था उसको लिखा, उसके बाद हमने एरिया के अनुपात का फॉर्मूला लगाया, उसको लगाने के बाद हमने सोल्व किया, सोल्व किया, सोल्व किया, तो हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें पी क्यू बराबर मिल रहा है ए बी के, क्यू आर बराबर मिल रहा है बी सी के, पी आर बराबर मिल रहा है ए सी के। आकृति में देखते हैं, यानी पी क्यू ये बराबर हो गया ए बी के, समझ में आई, क्यू आर ये बराबर हो गया बी सी के, पी आर ये किसके बराबर हो गया, ए सी के। यानी इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो गई। और क्लास 9th में आपने सीखा था, जब दो ट्राइंगल्स की संगत भुजाएं बराबर हो जाएं, ध्यान दीजिएगा मैं बराबर की बात कर रहा हूँ, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम कहलाती हैं। समरूप कब कहलाती हैं, जब उनका रेशो बराबर हो जाए, और जब वो दोनों साइड से बराबर हो जाएं तो वो क्या कहलाती हैं, सर्वांगसम। तो हम क्या कहेंगे कि भैया यहाँ पर दोनों साइड्स बराबर हैं, तो साइड 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 सर्वांगसमता नियम से, साइड 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 समरूपता नियम भी है, लेकिन समरूपता और सर्वांगसमता में अंतर है। जब साइड्स बराबर हो जाती हैं तब सर्वांगसमता नियम लगता है, जब साइड्स का रेशो बराबर हो जाता है तब समरूपता नियम लगता है। तो साइड 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 सर्वांगसमता नियम से आप क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। रिकैप करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अलग सा लगा होगा क्वेश्चन। हमें दो त्रिभुज दिए थे, कहा था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनका एरिया बराबर है। तो मैंने आपको बताया कि यार दो ट्रायंगल हैं, उनका एरिया बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, सेम साइज़ के होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम शेप के होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम साइज़ के होंगे। हमें ये बात पता तो चल गई, अब इस बात को हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, जो हमें दिया था उसका इस्तेमाल किया, है ना। उसका इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये मिल गया। अब एक एक करके बराबर रखा, बराबर करने के बाद मुझे क्या मिला कि तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइड 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 सर्वांगसमता नियम से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम है। ठीक है, और चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि भैया समरूपता में साइज मैटर नहीं करती। अब ये दोनों त्रिभुज देख लो, ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो, और अभी हमने इसको सर्वांगसम भी कर दिया। तो इसलिए दो त्रिभुज की अगर साइज सेम है, शेप सेम है, तो आप उसको समरूप भी कह सकते हैं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, याद है एक्सरसाइज 6.1 की स्टार्टिंग में, उस टाइम बताया था कि साइज मैटर नहीं करता समरूपता में, साइज बराबर है तब भी वे समरूप कहलाई जा सकती हैं। सर्वांगसम तो होंगी होंगी, समरूप भी कह सकते हो। तो ऐसे करना था आपने, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखें फिर, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, जगह बचेगी अपने पास। हाँ देखो जी, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, इसकी जो भुजाएं हैं ए बी बी सी और सी ए, इनके मध्य बिंदु दे रखे हैं डी ई और एफ। अब क्रमशः लिखा है तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला पहले वाले के साथ होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ होगा, तीसरे वाला तीसरे वाले के साथ। कहने का मतलब जो डी है ना, ये ए बी पर है, डी कहाँ है, ए बी पर, डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और इसी तरह से ई बी सी का मध्य बिंदु है, ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, एफ जो है वो सी ए का मध्य बिंदु है। तो इनको आप जोड़ देते हैं, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज बना ही लिया पहले हमने, त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी
के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब कल एक बात समझाई थी, जब आपसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले तो आपने सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आप उन दोनों त्रिभुजों को समरूप दर्शा पाएं। यानी मेरी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि कैसे ना कैसे करके इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC, इन दोनों को मैं समरूप दिखा पाऊँ। क्योंकि जैसे ही समरूप दिखा पाऊंगा तो मेरे पास एक प्रमेय है ही, फॉर्मूला है ही मेरे पास, उस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इनका अनुपात ज्ञात कर लूँगा। बस सुन भाई। अच्छा, वैसे एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इसका जो अनुपात आएगा वो 1:4 आएगा, क्योंकि इसके अंदर 4 ट्रायंगल्स बनते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने इससे पहले चैप्टर का था, चैप्टर 7, उसकी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट था, 5th था, पता नहीं 4th था, उसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में 3rd था, मैं 3rd पता नहीं 4th था, ऐसे ही क्वेश्चन था। उसके अंदर भी हमने अनुपात निकाला था, लेकिन उस टाइम हमने उसको एरिया निकाला था कम्प्लीटली। अब की बार हम एरिया नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना, हम कम्प्लीटली इसका एरिया थोड़ी निकालेंगे, हम प्रमेय का यूज़ करके इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। उस टाइम तो हमने इसको एल्जेब्रिकली सोल्व किया था, पूरा का पूरा न्यूमेरिकली पूरा का पूरा सोल्व किया था। उसके बाद अनुपात आया था 1:4। अब इसका अनुपात देखोगे तब भी 1:4 ही आएगा। और ये एक रूल है, एक फैक्ट है, जब किसी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आप उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ करके एक दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो उसके एरिया का अनुपात बड़ी वाली ट्रायंगल के अनुपात के हमेशा 1:4 ही मिलेगा। उसका एरिया और बड़े वाले एरिया का जो अनुपात है वो हमेशा क्या मिलेगा, 1:4 ही मिलेगा। और ये पूरा फैक्ट है, चाहे ट्रायंगल कैसे भी हो, कोई भी अंतर नहीं आता इसमें, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे वो समझो। यानी मेरी पहली कोशिश क्या होगी, कैसे ना कैसे करके इस ट्रायंगल को समरूप दर्शाया जाए, किसके, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के, है ना। समरूप कैसे दिखाऊंगा वो समझ लो। समरूप दिखाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय का। मध्य बिंदु प्रमेय का क्लास 9th की प्रमेय है ये। आपको मैं लॉजिक बता देता हूँ इसमें क्या था। लेट्स से ये ट्रायंगल है, अगर मैं इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दूँ, ये मान लो ये दो भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदुओं को मैंने जोड़ दिया, तो जब मैंने ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ा, तो ये रेखाखंड हमेशा तीसरी भुजा के, ये तीसरी भुजा कहलाएगी ना। पहली भुजा हमने इसको माना क्योंकि ये पॉइंट लिया, दूसरी भुजा इसको माना, तीसरी भुजा ये होगी। तो ये रेखाखंड हमेशा तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और उसका आधा भी होता है। आधा का मतलब कि अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, DE जो है, DE वो एक रेखाखंड है जो हमने दो मध्य बिंदुओं को जोड़ के बनाया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि DE समांतर भी होगी AC के और उसकी आधी भी होगी, है ना। समांतर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, आप डायरेक्टली लिखिएगा कि DE जो है वो आधी है किसकी, AC की। बात सुन आ रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस हिसाब से तो DF, ये जो हमने रेखाखंड खींचा है, ये भी दो मध्य बिंदुओं को जोड़ के खींचा गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि DF जो है वो आधा होना चाहिए BC के, होगा, क्यों नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि जो DF है वो आधा होगा BC के, ठीक है। इस तरीके से तो फिर अगर मैं EF की बात करूं तो EF भी जो है ये आधा होना चाहिए AB का, ये भी होगा। तो EF जो है वो क्या होगा, आधा होगा AB के, है ना। क्यों लिख रहे हैं इसका रीज़न आपको क्वेश्चन के लास्ट में पता चलेगा, वहाँ आपको रीज़न पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दो। अब इसको प्रॉपरली लिखना है, आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। लिखने का तरीका बता देते हैं, आप लिखिएगा चूंकि DEF क्रमशः AB BC CA के मध्य बिंदु हैं, तो DE बराबर होगा हाफ AC के, DF बराबर होगा हाफ BC के, EF बराबर होगा हाफ AB के। रीजन मध्य बिंदु प्रमेय। इसका भी रीजन सेम है, इसका भी रीजन सेम है, ठीक है। अब ऐसा किया क्यों, अब पता चलेगा इसका रीजन। अब ध्यान से देखो, DE बराबर है हाफ AC के,
है ना। अगर मैं ए सी को नीचे ले आऊँ, यानी डी ई बटा ए सी कर दूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के, है ना। ऐसे ही अगर मैं बी सी को नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा डी एफ बटा बी सी, किसके बराबर, 1/2 के। ऐसे ही अगर मैं ए बी को नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा ई एफ बटा ए बी बराबर कितना, 1/2। अब आप यहाँ पे कमाल की चीज़ देख रहे हैं कि डी ई बटा ए सी, डी ई बटा ए सी, ठीक है जी, और ई एफ बटा ए बी, ई एफ बटा ए बी कहाँ गया भाई, सॉरी मैंने गलत ले लिया, ई एफ ये थोड़ी है, ई एफ कहाँ, ये रहा, ई एफ बटा ए बी, है ना। और डी एफ बटा बी सी, डी एफ बटा बी सी, है ना। इन सभी का रेशो बराबर है, यानी छोटी त्रिभुज की तीनों साइड्स का बड़ी त्रिभुज की तीनों साइड्स के साथ जो रेशो है, जो अनुपात है, वो बराबर है। और हमने 10वीं क्लास में सीखा था कि जब दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो बराबर हो, अब यहाँ पे छोटी ट्राइंगल्स की साइड्स का बड़ी ट्राइंगल्स की साइड्स के साथ जो रेशो है वो बराबर आ रहा है। जब रेशो बराबर होगा तो हम साइड 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 समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपकी समरूप हैं। पिछली बार सर्वांग समता इसलिए था क्योंकि साइड्स बराबर थी, अब की बार साइड्स का रेशो बराबर है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। यानी हमने क्या कर दिया, इन दोनों त्रिभुजों को, इस छोटी त्रिभुज को इस पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप कर दिया। जैसे ही समरूप हो जाएगा वैसे ही जो हमने कल फॉर्मूला सीखा था उसका यूज करके इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। लिखना कैसे है वो समझो, इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको प्रॉपरली अच्छी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो डी ई बटा ए सी, इस ए सी को नीचे ले आया, ऐसे ही बी सी को नीचे ले आएंगे, डी एफ बटा बी सी, ऐसे ही ए बी को नीचे ले आऊँगा, ई एफ बटा ए बी। इनका अनुपात हमेशा 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2, यानी तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है। तो साइड 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता नियम लिख दो, कसौटी लिख दो, बात आपकी मर्जी है। कसौटी से मैं क्या कह सकता हूँ कि त्रिभुज, छोटी वाली त्रिभुज बड़ी वाली त्रिभुज के क्या है, समरूप है। छोटे वाले का नाम ले लिया हमने डी ई एफ। अब देखो नाम में थोड़ा ध्यान देना, ये मत समझना कि यहाँ पे डी ई एफ ए बी सी है तो हम भी ऐसा नाम ले, गलती हो जाएगी। नाम में थोड़ा ध्यान देना, डी ई एफ यहाँ पे नाम लिया ना आपने, है ना। अब डी ई एफ इसका नाम लिया है तो दूसरे का नाम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। कैसे, डी ई का हमने किसके साथ रेशो देखा है, डी ई का हमने रेशो देखा है ए सी के साथ, तो आप दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखोगे ए सी, और क्या बच गया, बी बच गया, ए सी बी नाम लिखोगे, ए बी सी मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या हो गई, समरूप हो गए। आप चेक भी कर लो, ई एफ का सी बी के साथ देखा होगा, नहीं जी, ई एफ का तो ए बी के साथ देखा है, अच्छा 2 मिनट रुकिए, ई एफ का ए बी के साथ देखा ना, यानी अभी भी नाम में गड़बड़ी है। तो आप इसका नाम कैसे देखोगे, आप इसका नाम लिखोगे सी ए बी, सी ए बी। अब चेक कर लो ना, आप बार बार नाम अदल बदल के देख लो। अब आप चेक कर लेते हैं, डी ई का मैंने सी ए का साथ देखा है क्या, डी ई का सी ए के साथ देखा है, बिल्कुल सही। ई एफ का ए बी के साथ देखा है, ई एफ का ए बी के साथ देखा है, बिल्कुल सही। डी एफ का सी बी के साथ देखा है, डी एफ का सी बी के साथ देखा है, बिल्कुल सही। अब नाम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, अब हमारा बिल्कुल सही है। अब कहेंगे सर नाम कैसे लिखना, आप बार बार ट्राई करके देख लो, बस ट्राई करके देख लो, कभी उसको नाम लिख दो, कभी उसका नाम लिख दो, आपको अपना पता चल जाएगा। अच्छा ए सी नहीं लिखना था, सी, मैंने पिछली बार ए सी लिख दिया ना, तो उसकी वजह से दिक्कत आ गई, ए सी सी ये बात बराबर ही है, तो सी ए लिख दिया बस। ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या हो गई, समरूप हो गई। अब हमने कल क्या सीखा था कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाती हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, अब आप इनसे कहीं कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है या फिर ये लिखना है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, इनके एंगल बराबर होंगे, कैसे पता चलेगा। तो वो तो क्वेश्चन में देखोगे ना, क्वेश्चन में अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो क्षेत्रफल का अनुपात वाला फॉर्मूला लिखोगे। क्वेश्चन में पूछा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो, तो फिर आपको पता ही है कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो फिर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो वैसे ज्ञात कर लेना, है ना। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गई, अब क्या कहेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी किसके बराबर होगा बताइए, डी ई बटा सी ए का होल स्क्वायर, ई एफ बटा ए बी का होल स्क्वायर, और डी एफ
बटा सी बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होगा। ठीक है, रीजन लिख दीजिएगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब किसी एक को लिख लो, डी ई बटा सी ए। डी ई बटा सी ए कितना है, 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो अच्छी बात है, मैं एक को ही लिख लेता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4। तो अनुपात कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो अनुपात कितना हो गया भैया, ये हो गया जी हमारा 1:4। और आपको याद हो, इससे पहले एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था, पता 3rd है, उसमें भी हमारा अनुपात 1/4 आया था। हमेशा ध्यान रखना 1/4 ही आएगा जब आप किसी ट्रायंगल की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके एक दूसरी ट्रायंगल बनाते हैं, तो उस ट्रायंगल का बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ एरिया का रेशो हमेशा 1:4 आता है। और वैसे भी क्लियरली दिखता है, 4 ट्रायंगल बन रही है ना, तो 1/4 आएगा। बात समझ में आ गई, कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। दो समरूप त्रिभुज दे दी, मान लो एक त्रिभुज ये दे दी, एक त्रिभुज ये दे दी, इसका नाम लेते हैं ABC, इसका नाम ले लिया PQR, और ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दे रखी हैं, है ना। हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होगा। माध्यिकाएं क्या होंगी, इसकी ये वाली होगी, इसकी ये वाली होगी। यानी मुझे प्रूफ करना है, लिख देता हूं अभी तो बाद में दिक्कत आती है, सिद्ध करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है कि इन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के। माध्यिकाएं कौन सी हैं, ADPS, ADPS के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या सीखा था कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ABPQ, BCQR, ACPR, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात हमने सीखी थी। अब ये भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है तो, है ना। ये बात तो होती है, ये तो फॉर्मूला है ही। अब एक और आ गया, यानी दो ट्रायंगल्स अगर समरूप दे रखी हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी माध्यिकाओं के रेशो के अनुपात, रेशो के वर्ग के भी बराबर होता है। ठीक है, अब इस बात को आपको प्रूफ करके दिखाना है। होता तो ये है, हमें पता तो ये है, लेकिन इसको हमें चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गई, आपको पता है कि इसके एरिया का रेशो इसके बराबर होता है। अब आपको इसमें से किसी एक को, जरूरी नहीं तीनों को, किसी भी एक को, लेट से AB बटा PQ, आपको AB बटा PQ को चेंज करना है AD बटा PS के अंदर। जैसे ही चेंज कर दोगे तो ये बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझाएंगे, ध्यान से समझना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, समझाने के लिए था। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, दिया है, क्या दिया है हमें दो त्रिभुज समरूप दिए हैं, त्रिभुज ABC समरूप दी है त्रिभुज PQR के, और माध्यिकाएं दे रखी हैं AD और PS। पहले है ना इस क्वेश्चन को खुद ब खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपने थ्योरम देखे है ना तो आप इसको खुद ब खुद ट्राई कर सकते हैं, और खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। हिंट दे देता हूँ आपको मैं छोटा सा, ताकि आप खुद ट्राई कर पाएँ। आपको कोशिश करनी है कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा पाओ, इसको और इसको, है ना। इन दोनों को समरूप दिखाने से होगा क्या, AB बटा PQ बराबर आ जाएगा BD बटा QS के, और ये बराबर आ जाएगा ED बटा PS के। यानी अल्टीमेटली AB बटा PQ किसके बराबर आ जाएगा, AD बटा PS के, है ना। और यही हम चाहते हैं,
हमें पता तो है कि इन दोनों एरिया का जो रेशो है वो बराबर होता है ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर के, है ना। और ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर दिखा दिया आपने, ए डी बटा पी एस के। तो फिर वहाँ से आप इन दोनों को बराबरी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, और ना समझ में आए तो फिर आप देख लीजिएगा। तो कैसे करेंगे देखो, सिद्ध। सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। आप कहेंगे इन्हीं को क्यों चुना, दूसरी त्रिभुज को क्यों नहीं चुना, दूसरी को भी ले सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हो। यहाँ से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी बटा पी आर बराबर मिल जाएगा ए डी बटा पी एस के, है ना। यानी ए सी बटा पी आर ए डी बटा पी एस के बराबर मिल जाएगा, तब भी ठीक है। फिर वहाँ से ये बराबर आ जाएंगे, समझ में आ गई, ठीक है। अब करोगे कैसे वो देख लो। तो कैसे करेंगे, 2 मिनट रुकिए, इसको करते हैं, लेकिन है ना इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। लॉजिक समझिएगा कैसे करेंगे। देखो ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिए हैं ना, तो यहीं पर लिख दो, जब दो त्रिभुज समरूप दी जाती हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो ए बी बटा पी क्या बराबर होगा बी सी बटा क्या आर के, और ये बराबर होगा ए सी बटा पी आर के, है ना। क्योंकि जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे कि हमें दिया था। और क्या होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। बात समझ में आ गई। अब देखो मुझे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, कैसे कर सकते हैं। एंगल बी और एंगल क्या हो तो बराबर होगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ए बी बटा पी क्यू का रेशो बराबर मिला है बी सी बटा क्यू आर के रेशो के, ए बी बटा पी क्यू का रेशो बी सी बटा क्यू आर के बराबर मिला है। तो क्योंकि माध्यिका दे रखा है तो इसका आधा भी बराबर होगा, यानी बी डी बटा क्यू एस भी बराबर होगा। तो साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकता हूँ, समरूप दिखा सकता हूँ। दिख रहा है आपको, साइड एंगल साइड से इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा सकता हूँ, समरूप दिखा सकता हूँ। और ये मेरा एम है, जैसे समरूप दिखाऊंगा तो ए बी बटा पी क्या किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बटा पी एस के बराबर हो जाएगा, और वही मुझे चाहिए, है ना। कैसे लिखेंगे वो देख लो। इस आकृति को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें ए बी बटा पी क्यू बराबर मिला है बी सी बटा क्यू आर के, ये आपको दिया है ना। तीसरे की जरूरत नहीं है ना, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा, दोनों तरफ आधा आधा कर देंगे, ऊपर भी आधा कर दिया नीचे भी आधा कर दिया। इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी का अगर आप आधा करते हैं तो बी डी मिल जाएगा, और क्यू आर का अगर आप आधा करेंगे तो क्यू एस मिल जाएगा। यानी हमने ए बी बटा पी क्यू बराबर दिखा दिया बी डी बटा क्यू एस के। ये एंगल तो बराबर है ही, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये आपको दिया है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या हो गई, समरूप हो गई। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गई त्रिभुज पी क्यू एस के। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। अब इसका मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर हो गया बी डी बटा क्यू एस के और ए डी बटा पी एस के। मुझे तो इन दोनों की जरूरत है तो इसको लिख लेता हूँ, ए बी बटा पी क्यू बराबर हो गया ए डी बटा पी एस के। रीजन समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप दी जाती हैं, क्योंकि मुझे ये दोनों बड़ी बड़ी त्रिभुज समरूप दी थी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये दोनों समरूप दी थी, तो इनके एरिया का रेशो बराबर होना चाहिए था ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर के और बी सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर के और ए सी बटा पी आर के होल स्क्वायर के। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना। अब हमने क्या कर दिया, ए बी बटा पी क्यू को चेंज कर दिया किसके अंदर, ए डी बी बटा पी एस के। यानी मैं ए बी बटा पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए डी बटा पी एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका रेशो बराबर हो गया। ए बी बटा पी क्यू को किसके अंदर चेंज कर चुका हूँ मैं,
ए डी बटा पी एस के, तो इसको लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं, लिख सकते हैं, है ना। यानी मैंने ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया के रेशो को बराबर दिखा दिया ए डी बटा पी एस के होल स्क्वायर के, और यही मुझे दिखाना था, यही मैंने दिखा दिया। और लिखना चाहिए, इसके आगे वाला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन दिखाना ही यही था तो मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया। समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, थोड़ा सा, बिल्कुल वापस समझ लो। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया। समरूप करने से ए बी बटा पी क्या बराबर हो गया ए डी बटा पी एस के। अब ए बी बटा पी क्या ए डी बटा पी एस के बराबर हो गया, तो ये मुझे पता है कि दो ट्रायंगल जब समरूप दी जाती हैं तो उनके एरिया का रेशो इसके बराबर होता है, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो के। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, ए बी बटा पी क्या को ए डी बटा पी एस के बराबर दिखा दिया था, तो उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको प्रूफ किया, इति सिद्धम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार वापस से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज के जो तीनों क्वेश्चन थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कई स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में नहीं आते। मैं जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन में भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से जाता है ना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, हो सकता है कि थोड़े आए हों, ज़्यादा आए हों, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा। अब ऐसा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था, ये मत सोचिएगा कि यार समझ नहीं आ रहा। जब आप ऐसे सोचेंगे तो क्वेश्चन निकलेंगे ही नहीं, लेकिन जब आप लगे रहेंगे, आप खुद सोचिए ना, इस क्वेश्चन को अगर आप 10 बार निकालेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या? आएगा, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब तक आप क्वेश्चन बार बार निकालते हैं ना, तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको करने का यही तरीका था, आप चाहते तो ये दोनों ट्रायंगल लेके कर सकते थे, है ना। तो आप क्वेश्चंस को बार बार निकालिए। मैं ये कहता हूँ कि 2 या 3 बार निकालो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी 2 या 3 बार में आ जाएगा। 10 बार निकालो, 12 बार निकालो, 15 बार निकालो, तब तक निकालो जब तक निकले ना। अब कईयों को डाउट आते हैं, डाउट क्या, कईयों की समस्याएं आती हैं, कहते हैं इतना टाइम होता तो फिर बात ही क्या थी। नहीं, टाइम आप अभी क्या कर रहे हो, खाली तो बैठे हो। एक स्टूडेंट है तो वो कहता है कि मैं बोला कि इस क्वेश्चन को 10 बार कर लियो, इसको नहीं, किसी दूसरे क्वेश्चन को 10 बार कर लियो। तो बोला कि जी टाइम नहीं है हमारे पास, मतलब हरियाणा में रहते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, जी हमारे पास टाइम नहीं है जितना। तो भाई टाइम नहीं है तो क्या कपास काटने जा रहे हो क्या? हाँ, सिंपल सी बात है। अभी टाइम नहीं है तो फिर टाइम कब है तुम्हारे पास भाई, है ना। तो छोटी छोटी बातें थी, तो इसको कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के तीनों जो आज मैंने कराए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को आप बार बार निकाल के देखिएगा जब तक आपसे अच्छी तरह ना हो पाए। ठीक है, तो बस कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, बंद कर दें।